15 अगस्त 1947 इस दिन हमारा प्यारा देश आज़ाद हुआ था और इसी दिन एक और देश आज़ाद हुआ था, दैट इज पाकिस्तान। वो अलग बात है कि पाकिस्तान कभी गुलाम बना ही नहीं, क्योंकि आज़ादी से पहले पाकिस्तान नाम का कोई देश इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता था। वो तो आज़ादी मिलने के बाद पाकिस्तान नाम से एक देश बन गया। इन दोनों देशों का बंटवारा वैसा ही था जैसे दो भाई शादी के बाद या तो पत्नियों के भड़कावे में आकर या फिर रिश्तेदारों के भड़कावे में आकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब दो भाई अलग होते हैं तो घर की हर एक चीज का बंटवारा होता है। घर का बंटवारा हो जाता है, घर के सामानों का बंटवारा हो जाता है, घर के खाने पीने की चीजों का बंटवारा हो जाता है। हर एक उस चीज का बंटवारा होता है जो अपने माँ बाप के नाम पे होता है। सेम भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम पर हुआ था। यहाँ पर भी दो भाई पत्नियों और रिश्तेदारों के कहने पर एक दूसरे से अलग हो गए। पत्नियों और रिश्तेदारों का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। लेकिन इस बंटवारे के बाद दो परिवार नहीं, दो देश बने। बंटवारा इन दोनों देशों के बीच में भी हुआ, हर एक चीज का, जमीन, पानी, आटा, हर एक चीज का जो इस देश में एग्जिस्ट थी। अगर हम जियोग्राफिकल डिवीजन की बात करें तो पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान, जिसको आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, पंजाब का मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, सिंध, बलूचिस्तान और NWFP मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ईस्ट पाकिस्तान जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, बंगाल का मुस्लिम मेजोरिटी एरिया ईस्ट बंगाल, कैपिटल सिटी कराची जिसको आज हम इस्लामाबाद के नाम से जानते हैं। आप लोगों को पता ही है कि भारत ने 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराकर एक नया देश बांग्लादेश बना दिया था। अब भारत की बात करते हैं कि भारत को जियोग्राफिकल डिवीजन के अंदर क्या कुछ मिला। भारत को पंजाब और बंगाल के हिंदू मेजोरिटी रीजन, पूरा साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और हिंदू मेजोरिटी प्रिंसली स्टेट्स और कैपिटल सिटी दिल्ली। ये तो आप सब लोगों को पता ही है कि दोनों देशों का डिवीजन सिर्फ और सिर्फ रिलीजन बेस पे हुआ। पाकिस्तान ने अपने आप को मुस्लिम देश घोषित कर दिया, बट इंडिया ने अपने आप को सेक्युलर देश बनाया। लेकिन भूलना मत, दोनों देशों का बंटवारा सिर्फ रिलीजन बेस पे हुआ था, चाहे वो किसी की भी तरफ से हो। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अराउंड 4 to 5 लाख सोल्जर्स थे। इस आर्मी को 2:1 के रेशो में डिवाइड किया गया, जिसमें इंडिया को 2/3 मतलब 2,80,000 के समथिंग सोल्जर्स मिले और पाकिस्तान को 1/3 मतलब 1,10,000 के समथिंग। बंटवारे के बाद एक देश के मिनिस्टर्स ने विकास पर ध्यान दिया, देश के विकास पर नहीं, खुद का विकास करने पर, और दूसरे देश की सेना और सरकार ने आतंकवाद को बढ़ाने पर ध्यान दिया। सिंपल सी बात है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर भारत के मिनिस्टर्स ने शुरुआत से ही भारत के विकास पर ध्यान दिया होता तो आज भारत चीन से आगे होता। फ्रॉड, करप्शन और धांधली हद से ज्यादा है भारत में, इसलिए भारत आज इतना पीछे है। आजादी के बाद भारत पर पाकिस्तान की तरफ से आज तक बहुत ज्यादा टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं। भारत पर पहला टेररिस्ट अटैक 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर में हुआ था। मतलब आजादी के कुछ ही महीने बाद पाकिस्तान अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया था। ये अटैक पाकिस्तान आर्मी और ISI की प्लानिंग से हुआ था, मतलब पाकिस्तान की 100% इन्वॉल्वमेंट थी। और अब हम कुछ ऐसे ही भयानक टेररिस्ट अटैक्स की बात करने वाले हैं जो भारत पर पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं। फिर बात करने वाले हैं कि क्या हमारी गवर्नमेंट सच में इन हमलों को रोकने में नाकाम हो जाती है या फिर हमारी गवर्नमेंट जानबूझकर ऐसा करती है। 12 मार्च 1993 जम्मू कश्मीर में इतना भयानक टेररिस्ट अटैक हुआ कि इसके अंदर 257 लोग शहीद हो गए। और इस अटैक को करवाने की जिम्मेदारी किसने ली? दाऊद इब्राहिम का अंडरवर्ल्ड नेटवर्क ने। नेक्स्ट टेररिस्ट अटैक 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में सरोजनी नगर पहाड़गंज में हुआ। इसके अंदर 62 लोग शहीद हुए और इसकी जिम्मेदारी किसने ली? लश्कर-ए-तैयबा ने। नेक्स्ट टेररिस्ट अटैक 29
अक्टूबर 2005 को दिल्ली के सरोजनी नगर पहाड़गंज में हुआ। इस हमले के अंदर 62 लोग शहीद हो गए और इस हमले को करवाने की जिम्मेदारी किसने ली? लश्कर-ए-तैयबा ने। नेक्स्ट टेररिस्ट अटैक 11 जुलाई 2006 को मुंबई के लोकल ट्रेन्स में हुआ, जिसके अंदर 209 लोग शहीद हुए और इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा और सिमी दोनों ने ली। नेक्स्ट 29 नवंबर 2008 को मुंबई में 26/11 का हमला हुआ, जिसको हम सब लोग भली भांति जानते हैं क्योंकि इसको तो हम कभी भुला ही नहीं सकते। इसके अंदर कुल 175 लोग शहीद हुए और इसकी जिम्मेदारी भी किसने ली? लश्कर-ए-तैयबा ने। नेक्स्ट टेररिस्ट अटैक 2 जनवरी से लेकर 5 जनवरी 2016 के बीच में पठानकोट एयरबेस के अंदर हुआ, जिस अटैक के अंदर 12 लोग शहीद हुए और इस अटैक की जिम्मेदारी किसने ली? यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने और जैश-ए-मोहम्मद ने। नेक्स्ट टेररिस्ट अटैक 18 सितंबर 2016 को उरी जम्मू कश्मीर में हुआ, जिसके अंदर 19 सैनिक शहीद हो गए और इस हमले को किसने करवाया? जैश-ए-मोहम्मद ने। नेक्स्ट अटैक 14 फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर पुलवामा में हुआ, जिसके अंदर हमारे सीआरपीएफ के कुल 40 जवान शहीद हो गए थे और इसको किसने करवाया था? जैश-ए-मोहम्मद ने। और नेक्स्ट अटैक तो अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में, जिसमें हमारे बेगुनाह 26 पर्यटक शहीद हो गए और इस अटैक को किसने करवाया? द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। अब करते हैं मेन मुद्दे की बात। चलो, आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि अगर आपके घर में डेली चींटियां आती है, आपके खाने में चली जाती है, आपके जो अनाज है उसको लेके चली जाती है, आपके अनाज में चली जाती है, आपके पानी में चली जाती है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, आप उन सब से परेशान हो चुके हो क्योंकि चींटियां थोड़ी सी इरिटेटिंग सी होती है और आपको पता है कि अगर वो आपके घर में आएगी तो आपको क्या क्या नुकसान करेगी और आपको नुकसान कर रही है तो आप उस टाइम पे क्या करोगे। और आपको ये भी पता है कि उन चींटियों का लॉन्च पैड कहाँ पर है, वो चींटियां कहाँ से आती है और उनका बिल कहाँ पर है। तो आप लोग 1-2 दिन तो उनको कैसे ना कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, कोई भी पॉइजन वगैरह डाल के। तो सिंपल सी बात है, चींटियां इतनी आसानी से तो कंट्रोल होने से रही। तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ एक काम करोगे, जो उनका लॉन्च पैड है, जो इनका बिल है, आप उसी को डिस्ट्रॉय कर दोगे। एम आई राइट? जब आप चींटियों का बेस ही खत्म कर दोगे, जब आप उनका लॉन्च पैड ही खत्म कर दोगे, तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि चींटियां दोबारा आपके घर के अंदर आएगी, क्योंकि आपने पूरी की पूरी उनकी लीडरशिप खत्म कर दी, उनका बेस खत्म कर दिया। तो उनके पास खड़ा होने का कोई साधन ही नहीं है। उनको खड़ा होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। वो वापस से अपना लॉन्च पैड बनाएंगे, वो वापस से अपना बिल बनाएंगे, तब जाके वो आप पे अटैक करेंगे। एग्जैक्टली सेम काम इजराइल करता है। इजराइल पूरी की पूरी लीडरशिप उनका लॉन्च पैड ही खत्म कर देता है। लेकिन इंडिया क्या करता है? जाएगी सर्जिकल स्ट्राइक करके 2-3 बेस उड़ा के आ जाएगी। अरे जो उनका बैकबोन है, जो उनकी लीडरशिप है, उनको ख़त्म करो ना। 1-2 सर्जिकल स्ट्राइक करने से क्या होगा? 4-5 साल फिर कोई बेगुनाह मर जाएगा, फिर से कहीं पे बम ब्लास्ट कर देंगे, फिर से कहीं पे धर्म पूछ के मार देंगे, फिर से किसी का सिंदूर उजड़ जाएगा। फिर आप लोग बोलोगे कि हम आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे। अरे मिट्टी में तो तब मिलाओगे ना जब उनका बेस खत्म करोगे। 4-5 बेस खत्म करके आप क्या उखाड़ लोगे? पूरा का पूरा पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा है और ये हमारे पास प्रूफ भी है। हमारी रो एजेंसीज, हमारी इतनी एडवांस इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनके पास सारे के सारे प्रूफ है। अगर हम पूरे के पूरे पाकिस्तान को भी खत्म कर देंगे ना, तो दुनिया के किसी देश में उंगली उठाने की हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान को तुमने डिस्ट्रॉय क्यों किया। पूरी दुनिया को पता है आतंकवाद पैदा करता है पाकिस्तान, बाप है आतंकवादियों का। अरे जो मेन लीडरशिप है उसको खत्म करो ना। सर्जिकल स्ट्राइक करने से क्या होगा? किसी का सिंदूर वापस आ जाएगा? देखो मेन टॉपिक क्या है? पीओके मेन टॉपिक है। पीओके से आतंकवादी आते हैं, तो पीओके हमारा है, पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है। तो पीओके ले लो ना। सर्जिकल स्ट्राइक करके क्यों अपने लड़ाकू विमान वेस्ट कर रहे हो? क्यों अपनी मिसाइलें वेस्ट कर रहे हो? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों फ्यूल वेस्ट कर रहे हो? मेन जो काम है वो करो। पीओके कब लोगे? इस टाइम पर पूरी दुनिया भारत के साथ है, तो भारत को कोई कुछ नहीं बोलने वाला। यही सही टाइम है पीओके लेने का। ये वीडियो में 1:30 बजे जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है 7 तारीख को,
7 मार्च को, इसके बाद बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, मेरा खून खोल उठा, क्योंकि यार 3 सर्जिकल स्ट्राइक हमने ऑलरेडी कर दी है। ये सर्जिकल स्ट्राइक करके क्या उखाड़ लेंगे हम। मेन जो है मुद्दा, मेन जो बैकबोन है, मेन जो लीडरशिप है, उसको खत्म करो। हमें सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए, हमें पीओके चाहिए, और टाइम आने पर हम पूरा पाकिस्तान भी मांगेंगे। देखो, भारत जो आतंकवादियों का अड्डा है उसको पूरा खत्म क्यों नहीं करता, उनका बेस खत्म क्यों नहीं करता, या फिर उनका जो बैकबोन है, जो उनकी लीडरशिप है, उसको खत्म क्यों नहीं करता। तो सिंपल सा फंडा है कि ये जो आतंकवादी हमले होते हैं इंडिया में, ये सब काम आते हैं जब हमारे देश में इलेक्शन होते हैं। जब भारत में इलेक्शन का टाइम आता है तब इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन मिनिस्टर्स को बोलने का मौका मिल जाता है कि हम पीओके ले लेंगे, हम उन आतंकवादियों को ख़त्म कर देंगे। फिर हम क्या सोचते हैं, भाई ये गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छी है, ये आतंकवादियों को ख़त्म कर देगी तो हमें इनको ही लेके आना चाहिए। तो बट ये कोई नहीं करता। 10 साल हो गए आज आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात करते हुए। सिर्फ 3 स्ट्राइक हुई है, 3 सर्जिकल स्ट्राइक हुई है सिर्फ। पीओके अभी तक नहीं आया, 10 साल के अंदर पीओके नहीं आया। अगर कोई ओपोजिशन पार्टी प्रस्ताव पारित करने में टांग अड़ा रही है तो उसका नाम पब्लिक को बताओ, पब्लिक देख लेगी उसको। बट जो तुम्हारा काम है सिर्फ पीओके लेना। हमें पीओके चाहिए, पूरा का पूरा पीओके चाहिए। हम हर 3-4 साल में अपना सिंदूर नहीं उजड़वा सकते, हम अपने बाप को नहीं खो सकते, हम अपनी माँ को नहीं खो सकते, हम अपने भाई को नहीं खो सकते। हमें पीओके चाहिए, और जो आतंकवादियों की बैकबोन लीडरशिप है वो पूरी खत्म चाहिए। दैट्स इट। हमारे जवान फालतू नहीं है जो हर कहीं पे जाके शहीद हो जाएंगे बिना मतलब के। भाई उनके भी परिवार होते हैं, और तुम्हें पॉलिटिक्स करने से मतलब है, बट उनके बारे में भी सोचना चाहिए तुम्हें। हर जगह पॉलिटिक्स नहीं की जाती। पीओके ले लो, तुम्हारी जिंदगी भर सरकार रहेगी भारत में। एक बार पीओके ले लो, तुम्हारी आने वाली पुश्तें राज करेगी इस देश पर। हिंदुस्तान तुम्हें जिंदगी भर याद रखेगा। बस एक बार पीओके ले लो। तुम्हारे वोट बैंक के चक्कर में हमारा बहुत नुकसान हो रहा है सरकार जी, प्लीज़ पीओके ले लो। और हमें पीओके चाहिए किसी भी हालत में। हर बार हम जाके नहीं मर सकते, हमें घूमना है देश में। हम अपने देश में सेफ नहीं है। इस देश में सबसे ज़्यादा हिंदू है, और उसी देश में, जिस देश में सबसे ज़्यादा हिंदू है, उसी देश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, और कुछ हो ही नहीं रहा यार। मतलब कुछ भी हो रहा है इस देश में। जिस देश में सबसे ज़्यादा हिंदू है उसी देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। उन्हीं की पैंट उतरवा के उन्हें मारा जाता है, उन्हीं का धर्म पूछ के उनको मार दिया जाता है, और हिंदू कुछ करता ही नहीं है। सरकार आती है, बोलती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, बात खत्म। 4 से 5 साल बाद फिर से कोई हिंदू मर जाएगा, किसी की पैंट उतरवा के उसको मारा जाएगा, किसी का धर्म पूछ के उसको मारा जाएगा। तो हमें सिर्फ पीओके चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए। दैट्स इट। और हिंदुओं, आप लोग भी जागो, आपके साथ जो खेल हो रहा है उसको देखो, और ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह ट्रेंड करवा दो #We want POK, #We want POK। सरकार परेशान हो जानी चाहिए। हर बार हम अपना सिंदूर नहीं उजड़वा सकते। हिंदुओं समझो, तुम्हारे देश में तुम ही सुरक्षित नहीं हो। तो जागो, हर किसी के बहकावे में मत आओ, राजनीति की चाल समझो, और जो तुम्हारा अधिकार है उसको किसी भी हालत में लो। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।